हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी मित्रा में। मैं हूं आकाश और आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास पर चौथे लेक्चर की। अभी तक हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1892 के अधिनियम तक बातें कर ली थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम और 1892 का अधिनियम के बारे में बताया। मैंने आपको बताया था कि 1858 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पद को ख़त्म कर दिया गया था और उसकी जगह एक भारत सचिव का पद बनाया गया था और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई थी, जो भी लंदन से ही अपना कामकाज देखते थे और उनका खर्चा भारत से दिया जाता था, जिसे होम चार्जेस कहा जाता था। आज हम 1909 के अधिनियम से बात करेंगे। 1909 का अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस टाइम पे जो मार्ले है और मिंटो, मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। उन्नीस सौ 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि अब जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी उसमें कम से कम एक भारतीय होगा। अभी तक भारतीयों को सन 1862 में केवल विधायिका यानी कि वायसराय की विधायिका में शामिल किया गया था, जिनका नाम सर तिनकराव पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा थे। लेकिन अभी तक किसी भी सदस्य को कार्यकारिणी के में शामिल नहीं किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में कम से कम एक भारतीय होगा। इस समय वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय के अलावा 7 सदस्य होते थे और जिनमें कम से कम एक भारतीय का होना आवश्यक हो गया। यही वायसराय की जब विधायिका के रूप में काम करती थी तो ये 8 के 8 सदस्य तो शामिल होते थे। इसके अलावा एक असाधारण व्यक्ति को शामिल किया जाता था और इसके अलावा 60 अन्य व्यक्तियों को इसमें जोड़ा जाता था। अर्थात आप देख सकते हैं कि 1892 के अधिनियम में जहां यह संख्या 10 से 16 व्यक्ति होती थी, अब इस संख्या को बढ़ाकर 60 व्यक्ति कर दिया गया। अर्थात कार्यकारिणी के साथ साथ विधायिका का भी प्रसार कर दिया गया। नंबर 3 पॉइंट, इस अधिनियम में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया। इस अधिनियम में सर्वप्रथम मुस्लिमों को सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव किया जाता था। यहाँ पर सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन का मतलब है कि केवल मुस्लिम सदस्य ही मुस्लिम सदस्य को वोट दे सकते हैं। अर्थात किसी स्थान विशेष पे केवल प्रतिनिधि के रूप में मुस्लिम सदस्य खड़े होंगे और उनको जो वोट भी दिया जाएगा वह केवल मुस्लिम सदस्य ही देंगे। यहाँ से भारत में फूट डालने पर अंग्रेज़ों ने और ज़्यादा विश्वास किया, अर्थात अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। नंबर 4, और इसी वजह से मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। नंबर 4, इस अधिनियम में भारतीयों को बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। मैंने कल आपको 1892 के अधिनियम में बताया था कि भारतीय बजट पर केवल प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो गैर सरकारी सदस्य थे अर्थात भारतीय भी जिसमें शामिल थे, वो बजट पर बहस कर सकते थे और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे।
इस अधिनियम को गांधी जी ने सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम कहा। एक बार और देख लेते हैं 1909 का अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस समय भारत सचिव मार्ले थे और वायसराय मिंटो थे। वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय के अलावा 7 अन्य सदस्य होते थे और जिसमें कम से कम एक भारतीय का होना अनिवार्य हो गया। इसके अलावा जब यह वायसराय की परिषद विधायिका के रूप में काम करती थी तो इन 8 सदस्यों के अलावा एक असाधारण व्यक्ति को इसमें लिया जाता था, उसके अलावा 60 अन्य व्यक्तियों को इसमें लिया जाता था, जिसमें लगभग आधे व्यक्ति गैर सरकारी होते थे और जिन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता था। अभी भी प्रत्यक्ष चुनाव स्टार्ट नहीं हुआ था। इसके अलावा सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी में नामित होने वाले व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। एक आपने सत्येंद्र नाथ नाम भी सुना होगा, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ जो सबसे पहले ICS बनने वाले व्यक्ति थे, इंडियन सिविल सर्विस। जैसे आज IAS पद होता है, ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ICS पद होता था जिससे DM बनते थे। ऐसे ही सबसे पहले ICS बनने वाले व्यक्ति, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ICS बनने वाले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ थे और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यकारिणी में चुने गए। यह विधि निर्माण से संबंधित थे। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन की छूट दे दी गई, अर्थात केवल मुस्लिम आदमी ही मुस्लिमों को वोट दे सकते थे। इसके अलावा इसमें बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया, या आप बोल सकते हो जो विधायिका के सदस्य होते थे उनको यह अधिकार दे दिया कि वह वायसराय और उसकी परिषद यानी कि उसकी कार्यकारिणी से इन विषयों पर प्रश्न पूछ सकते थे और बहस कर सकते थे। इसके अलावा इसी अधिनियम को गांधी जी ने सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम कहा, क्योंकि यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। (1919) का अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस समय यहाँ पर मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया था। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। नंबर 2 पॉइंट, वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी उसमें कम से कम 2 भारतीय होने, उसमें कम से कम 3 भारतीय होने अनिवार्य कर दिया गया, अर्थात वायसराय की कार्यकारिणी में अब कम से कम 3 भारतीय होंगे। इसमें वायसराय की विधायिका का प्रसार कर दिया गया जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद
केंद्र स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था बना दी गई। एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय सभा। जैसे आज के टाइम पे केंद्र में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। इसी प्रकार यहाँ पर भी केंद्रीय विधायिका को दो सदनों में तोड़ दिया गया, जिन्हें राज्य परिषद और केंद्रीय सभा कहा जाता है। राज्य परिषद आज की राज्यसभा की तरह होती थी और केंद्रीय सभा आज की लोकसभा की तरह होती थी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई और केंद्रीय सभा में सदस्यों की संख्या 145 कर दी गई। अर्थात यहाँ पर केंद्रीय परिषद का प्रसार कर दिया गया। नंबर 3 पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। मुस्लिमों का सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहा। इसके अलावा सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को भी इसमें जोड़ दिया गया। अर्थात 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन केवल मुस्लिमों के लिए जारी किया गया था, प्रारंभ किया गया था, अब उसमें सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय भी जोड़ दिए गए। अर्थात अब सिखों को वोटिंग केवल सिख देंगे, मुस्लिमों को तो मुस्लिम दे ही रही है, इसके अलावा ईसाई को ईसाई चुनेंगे और आंग्ल भारतीय को आंग्ल भारतीय चुनेंगे। अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। चौथा पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया। अर्थात प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित और दूसरे हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर कानून बनाने और उनको पालन करवाने की शक्ति गवर्नर और उसकी परिषद के पास थी, जबकि हस्तांतरित विषय चुने गए लोगों जो कि चुने जाते थे, जो विधायिका के रूप में काम करते थे, ऐसे भारतीयों और अन्य लोगों को दे दिए गए। यह भी गवर्नर की मदद से ही काम करते थे। आरक्षित विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया, जैसे पुलिस सेवा, वित्त, कर, प्रशासन, छापे खाने इत्यादि। और हस्तांतरित विषयों में कम महत्वपूर्ण विषयों को रखा जाता था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, कृषि इत्यादि। यहाँ से द्वैध शासन प्रारंभ होता है प्रांतों में। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय गवर्नर अपने पास रखते थे, जैसे पैसे के विषय, पुलिस के विषय, ताकि उनके पास शक्ति बनी रहे, और कम महत्वपूर्ण विषय चुने गए लोगों को दे देते थे ताकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बन जाए। अगर भारतीय असंतुष्ट होंगे तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए होंगे, तो भारतीयों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ली आयोग का गठन किया गया 1919 ईस्वी में, और इसी ली आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुए और लोगों को कुछ मुख्य आधारों पर वोट देने का अधिकार दिया गया। जैसे अगर किसी के पास संपत्ति ज़्यादा हो तो वह वोट दे सकता था, अगर कोई गवर्नमेंट को टैक्स यानी कर दे रहा हो वह वोट दे सकता था, और
शिक्षा, अगर कोई शिक्षित बहुत ज़्यादा हो वह वोट दे सकता था। साथ में जो ये चुनावों में वोट देने के लिए महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया। एक बार और देख लेते हैं 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस टाइम पे मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी में कम से कम 3 भारतीय होना तय हो गया। इसके अलावा विधायिका का प्रसार किया गया। केंद्र स्तर पर विधायिका को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसे केंद्र स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाता है। एक राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय सभा। राज्य परिषद में की संख्या 60 कर दी गई और केंद्रीय सभा की सदस्य संख्या 145 कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। अब मुस्लिमों के अलावा सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय भी सांप्रदायिक निर्वाचन के द्वारा चुने जाते थे। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया और विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक आरक्षित विषय, दूसरे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में महत्वपूर्ण विषय होते थे जैसे पुलिस सेवा, वित्त, कर, प्रशासन, छापे खाने इत्यादि। और हस्तांतरित विषयों में कम महत्वपूर्ण विषय हो सकते थे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, कृषि इत्यादि। आरक्षित विषय को देखने की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी की होती थी और हस्तांतरित विषय को विधायिका में लोगों द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा देखा जाता था। इस अधिनियम के द्वारा सन 1919 में ली आयोग का गठन किया गया और जिसकी सिफारिशों के आधार पर सन 1926 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किया गया। इसके अलावा इसी अधिनियम में सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुए। मैंने आपको बताया था 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हो गए थे, लेकिन वहाँ पर चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हो जाते हैं और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया जाता है। अब प्रत्यक्ष चुनाव में बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, तो उसके लिए कुछ आधार बनाए गए जैसे संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा संपत्ति है वो वोट दे सकता था। शिक्षा, अगर ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है वो वोट दे सकते थे। और टैक्स, जो व्यक्ति कर देता था वह वोट दे सकता था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन्नीस 1935 का अधिनियम। उन्नीस 1935 का अधिनियम कुछ साइमन कमीशन की रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में रख के लाया गया था। 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन जाएगा और जो 1919 के अधिनियम की कमियों को निकालेगा और उसकी रिपोर्ट हमें देगा। वह कमीशन साइमन कमीशन था जो 1927 में भारत में आया और इसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी। साथ में 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में हुए। इनकी सिफारिशों के आधार पर 1935 का अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थी। कार्यकारिणी में भारतीयों का विस्तार किया गया। 1909 के अधिनियम में कार्यकारिणी में 1 भारतीय हो सकता था। 1919 के अधिनियम में 3 भारतीय हो सकते थे। यहाँ पर उस संख्या में और ज़्यादा विस्तार कर दिया गया और 1945 तक यह विस्तार इतना हो गया कि केवल 2 अंग्रेज को छोड़कर सभी लोग भारतीय होते थे। सभी भारतीय होते थे। तीसरा, अब केंद्रीय विधानमंडल को संघीय विधानमंडल कहा गया। अभी तक केवल केंद्रीय विधानमंडल में केवल ब्रिटिश प्रांतों को लिया जाता था, लेकिन अब ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ देसी रियासतों को भी इसमें जोड़ा गया।
और इसलिए इसका नाम संघीय विधानमंडल कर दिया गया। संघीय विधानमंडल द्विसदनीय होती थी, जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरी संघीय सभा थी। ये विधानमंडल जैसे हमारे यहाँ पे संसद है, इसी बात की बात हो रही है। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 260 कर दी गई। जो 1919 के अधिनियम में 60 थी वो यहाँ पर बढ़ाकर 260 कर दी गई। और संघीय सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 375 कर दी गई, जो 1919 के अधिनियम में 145 थी। अर्थात संघीय विधानमंडल का प्रसार कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखा और उसके साथ साथ संयुक्त निर्वाचन भी प्रारंभ कर दिया और संयुक्त निर्वाचन के आधार पर दलितों को चुनने का अधिकार दिया। अब हम जानना चाहेंगे कि संयुक्त निर्वाचन क्या होता था। सांप्रदायिक निर्वाचन में मुस्लिम लोग केवल मुस्लिमों को वोट कर सकते थे। जैसे मान लो किसी क्षेत्र का परिसीमन हो गया है तो उसके अंदर सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके अंदर सदस्य जो खड़े होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और वोट भी मुस्लिम देंगे। इस विधि को बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। लेकिन संयुक्त निर्वाचन में क्या होता था कि किसी परिसीमन क्षेत्र के अंदर खड़े तो केवल दलित होंगे, लेकिन वोट सभी लोग देंगे, चाहे उसमें कोई सामान्य कैटेगरी का हो या दलित हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, यानी कि वोट देने का अधिकार सभी को है, लेकिन खड़े होकर चुने जाने का अधिकार केवल दलितों का था। अर्थात यहाँ पर आरक्षण तो दिया गया लेकिन वोट डालो की नीति नहीं चुनी गई। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, लेकिन 1935 की अधिनियम में प्रांतों में से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया और विषय हस्तांतरित और आरक्षित में ही बांटे गए और कानून और उस बनाने की शक्ति और उनको पालन करवाने की शक्ति 1919 के अधिनियम के तहत रखी गई। इस अधिनियम में विषयों को सूचियों में बांट दिया गया और 3 सूचियां बनाई गई। केंद्र के लिए संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। जैसे आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा भारत के संविधान की अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। जिसमें संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य सूची पे स्टेट गवर्नमेंट की और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास है। इसी प्रकार यहाँ पर भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची थी। संघ सूची में कुल 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में कुल 36 विषय थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु यह है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वह वायसराय को दी गई, अर्थात अवशिष्ट शक्तियों पर वायसराय कानून बना सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा आरबीआई का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक केंद्रीय बैंक का बनाया गया जिसे आरबीआई कहा जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे आज के टाइम पे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। उसका निर्माण इसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में सन 1774 में बनाया गया था।
लेकिन इस अधिनियम के द्वारा पूरे संघ के लिए, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें सभी शामिल थे, सभी के लिए एक संघीय न्यायालय बनाया गया, जो आज के टाइम पे दिल्ली में है, जिसे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अभी तक बर्मा म्यांमार भारत का अंग होता था। इस अधिनियम के द्वारा सन 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। एक बार और देख लेते हैं 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम को लाने के पीछे साइमन कमीशन की रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट है। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और उसमें भारतीयों का भी विस्तार किया गया। और अब ये विस्तार होते होते 1945 तक इतना विस्तार हो गया कि वहाँ पर केवल 2 अंग्रेज को छोड़कर सभी भारतीय कार्यकारिणी में होते थे। इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र स्तर पर जो द्विसदनीय व्यवस्था थी उसका भी विस्तार किया गया और अब केंद्रीय विधानमंडल की जगह संघीय विधानमंडल कहा जाने लगा, क्योंकि अब उसमें ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ देशी रियासतें भी शामिल हो गई। और जो ये द्विसदनीय व्यवस्था होती थी, इसके 2 अंग होते थे, एक राज्य परिषद, दूसरा संघीय सभा। राज्य परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 260 कर दी गई और संघीय सभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 375 कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखा गया और साथ में संयुक्त निर्वाचन प्रारंभ कर दिया गया, जो दलितों को दिया गया। आपने सुना होगा पूना पैक्ट, पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के लिए बीच संयुक्त निर्वाचन पर ही हुआ था, जो 1932 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैत शासन 1919 में प्रारंभ किया था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया, जिन्हें संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची कहा जाता है। और इनमें सब्जेक्ट 59, 54 और 36 थे और अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा RBI का गठन किया गया और एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आज इतना ही रखते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।